कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभा कथाः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग इस सत्र में, आज के इस संस्कृत कक्षा में, जैसा कि कल हमने बहुत सारी चीज़ों की चर्चा की थी और समझा था कि संस्कृत कितनी महत्वपूर्ण है। इससे हम लोग किस प्रकार से हम अपने वैदिक शास्त्रों में के साथ में जुड़ सकते हैं और जुड़ करके कैसे हम आध्यात्मिक ज्ञान को पा सकते हैं। ठीक, तो हम सब ने कल इसकी बहुत अच्छे से चर्चा की थी और ये भी समझा था कि स्टोरी के माध्यम से कि संस्कृत की महानता कितनी है ना? कैसे हम संस्कृत के माध्यम से संस्कृत हो सकते हैं, ये सब चर्चा हमने कल के सेशन में की थी और हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। तो जैसा कि राधिका ने आंसर दिया कि 2034 के जो कंप्यूटर हैं, वो सुपर कंप्यूटर होंगे, उन्होंने ऐसा बताया आंसर में मेरे प्रश्न के। तो क्यों होंगे? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ संस्कृत का। संस्कृत में आप जैसे देखिए, इंग्लिश में बोलते हैं आई एम गोइंग टू इंडिया या आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक, सो जब आप आई एम गोइंग टू मार्केट बोलते हैं तो उस समय क्या होता है कि आपने यदि एम को पहले लगा दिया तो वो जो जो बात है आपकी वो क्वेश्चन में बदल जाती है। होता है कि नहीं? यदि आपने आई एम गोइंग टू मार्केट की जगह आपने बोल दिया एम आई गोइंग टू मार्केट, तो वो एक क्वेश्चन हो जाता है अपने आप से पूछा जाने वाला। ठीक, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए किसी भी लैंग्वेज में। और जब स्पेस में जब साउंड इस प्रकार से जाते हैं, शब्द जाते हैं, तो वहां इस प्रकार से ही होता है और ये प्रॉब्लम हो जाती है कि शब्द बिखर जाते हैं और उसका हिसाब लगाना कठिन पड़ता है। करेक्ट? सो इसीलिए यहाँ पर सिस्टम संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में यदि मैं बोलूंगा अहम गच्छामि, सो अहम गच्छामि का मतलब होगा कि अब अहम मंदिरम गच्छामि यदि मैं बोलता हूं कि मैं मंदिर जा रहा हूं, तो संस्कृत में बोलेंगे अहम मंदिरम गच्छामि। लेकिन आपको पता है, यदि मैं अहम मंदिरम गच्छामि के जगह पर यदि मैं गच्छामि अहम मंदिरम, यदि मैं ऐसा बोलता हूं कि गच्छामि अहम मंदिरम, तो भी संस्कृत में शुद्ध माना जाता है। क्लियर? जैसे इंग्लिश में क्या होगा? इंग्लिश में होगा कि आई एम गोइंग टू टेम्पल। यदि आप बोलते हैं टेम्पल टू गोइंग आई एम, ऐसा यदि उल्टा सीधा बोलते हैं तो सेंस नहीं निकल के आता है। करेक्ट? लेकिन यदि आप संस्कृत में जो सीरियल है शब्दों का, वो कहीं भी रखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्लियर? जैसे मान लीजिए आपने बोला आई एम गोइंग टू टेम्पल और संस्कृत में बोला अहम मंदिरम गच्छामि। अहम मीन्स आई, मंदिरम मीन्स टेम्पल, गच्छामि मीन्स गोइंग। सो अहम मंदिरम गच्छामि बोलिए, चाहे गच्छामि अहम मंदिरम बोलिए। गच्छामि मीन्स गोइंग और मंदिरम मतलब टेम्पल और अहम मतलब आए। यदि आपने इंग्लिश में ऐसा बोल दिया आई एम गोइंग टू टेम्पल गोइंग आई एम, सो वो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता उस भाषा में और गलत भी होता है। लेकिन संस्कृत में यदि आपने अहम मंदिरम गच्छामि को यदि आपने ऐसा बोल दिया कि गच्छामि अहम मंदिरम, कि मैं मंदिर जा रहा हूं, इस प्रकार के शब्दों का यदि आपने प्रयोग किया, या गच्छामि पहले क्रिया बोल दी, फर्स्ट आपने वर्ब बोली, फिर सब्जेक्ट बोला और फिर उसके बाद भी ऑब्जेक्ट बोला, तो भी संस्कृत में चल जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा, अपने 1 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगी बात। यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, अहम
मंदिरम गच्छामि। ओके, इसका मतलब है अहम मतलब मैं, मंदिरम मतलब टू टेम्पल, और गच्छामि मीन्स गोइंग। ठीक, सो मैं मंदिर जा रहा हूं। और यदि संस्कृत सुपर कंप्यूटर में क्या होने वाला है आगे जाकर के, कि ये जो साउंड है, ये लोग जो शब्द भेजेंगे स्पेस में, तो संस्कृत में मीनिंग वही निकलेगी। यदि हम इंग्लिश में बोलते हैं आई एम गोइंग, यदि आपने बोल दिया एम आई गोइंग, तो मीनिंग चेंज हो जाएगी इमीडिएटली। यदि आपने उसको उसकी फॉर्मिंग को थोड़ा सा भी बदला तो मीनिंग चेंज हो जाएगी। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। यदि मैं बोलूं कि मंदिरम पहले बोल दूं मैं, यदि मान लीजिए मैंने ऐसा बोल दिया मंदिरम, या पहले मैं गच्छामी बोल देता हूं, पहले मैं वर्ब बोल देता हूं। ओके, गच्छामी, और फिर मैं अहम बोल देता हूं ऐसा, और फिर उसके बाद मैं मंदिरम बोलता हूं, मंदिरम, तो भी संस्कृत में इसका वही अर्थ है, सेम अर्थ आएगा। गच्छामी अहम मंदिरम का भी वही मतलब है, जो जो इसका है मैं मंदिर जाता हूं, सेम इसका भी मतलब है मैं मंदिर जाता हूं। और इवन संस्कृत में यदि आपने ऐसा बना बना के और उल्टा सीधा बोला ना, तो उसको और अच्छा माना जाता है। मतलब कि ये आदमी को बहुत अच्छी संस्कृत आती है कि ये आगे पीछे करके बोल लेता है, सीरियल चेंज करके। ठीक है, तो यदि संस्कृत में सीरियल चेंज होता है तो उसका मीनिंग नहीं बदलता है। लेकिन यदि आप इंग्लिश में, आपको तो पता है इंग्लिश मुझे बताने की आवश्यकता भी जरूरी नहीं है, बिकॉज यू नो कि यदि हम बोलते हैं आई एम रीडिंग बुक, ठीक, आई एम गोइंग टू अमेरिका, ये कुछ भी ऐसा बोलते हैं, और इसमें यदि थोड़ा सा भी सीरियल यदि आपने चेंज किया, सो जैसे ही आप सीरियल चेंज करेंगे उसकी मीनिंग टोटली वो बदल जाएगी। ओके, टोटली बदल जाएगी। सो इसीलिए संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। लेकिन संस्कृत में सीरियल मैटर नहीं करता है कि सीरियल क्या है। संस्कृत में मैटर करता है कि उसके रूल्स क्या हैं। संस्कृत जो है बहुत ट्रिकी लैंग्वेज है, रूल्स के ऊपर जाती है। अब इंग्लिश में अलग सिस्टम है और संस्कृत का अलग सिस्टम है। सो इसीलिए वो चीज हमको यहाँ पर सीखनी है। अभी देखिए आपके सामने यहाँ पर इंग्लिश लिखी हुई है, आई एम गोइंग टू टेम्पल, ये है संस्कृत, ये इंग्लिश में। अब आप यदि इसमें थोड़ा से भी आगे पीछे करते हैं, गोइंग टू टेम्पल आई एम, या एम आई गोइंग टू टेम्पल, या कुछ भी आगे पीछे आपने किया है ना, तो बदल सकता है। तो भले ही इस समय के कंप्यूटर इस लैंग्वेज में हो, लेकिन आगे नासा के साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो संस्कृत लैंग्वेज है ये इसलिए काम में आएगी क्योंकि ये स्पेस में जाकर चेंज नहीं होती। मान लीजिए स्पेस में कोई सेंटेंस को भेज रहे हैं किसी काम से, किसी भी प्रकार से साउंड को, तो साउंड यदि आगे पीछे हो गया किसी कारण से, तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी, और जब मीनिंग चेंज हो जाएगी तो वो कुछ और अर्थ बताएगा। अब यदि हम इसको एम आई इतना भी यदि कर दें, गोइंग टू टेम्पल, और यदि आपने इसमें से थोड़ा सा भी सेंस और भी आगे पीछे किया तो ही बदल जाएगा। अब ये क्वेश्चन बन रहा है, क्या मैं मंदिर जा रहा हूं? तो ऐसा अनर्थ हो सकता है स्पेस में भी, इसलिए सुपर कंप्यूटर को उन्होंने बोला संस्कृत अच्छा है। क्यों? अभी आप इसको एक प्रकार से और बोल सकते हैं, आप पहले मंदिरम बोल सकते हैं, आप पहले कि मंदिरम, ऐसा लिख सकते हैं हम, मंदिरम अहम गच्छामि, अहम मंदिरम गच्छामि अहम। सो यू कैन से इन संस्कृत लाइक दिस ओनली। ओके, सो आप ऐसा भी कह सकते हैं, और ऐसा किसी भी प्रकार से संस्कृत में बोला जाए। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये रूल को फॉलो कर रही है लैंग्वेज। अहम है, आई है, तो आई के साथ में मी लगता ही लगता है। तो अब आप चाहे इस मी को चाहे आप पहले उठाकर चाहे यहां कर दीजिए, चाहे यहां कर दीजिए, कहीं भी करिए, वो अहम के साथ ही कनेक्टेड रहेगा, कहीं भी रखिए। संस्कृत में ये विशेष बात है। क्लियर? तो मैं मंदिर जा रहा हूं, तो इसीलिए वैज्ञानिक लोगों ने कहा कि जो नासा की जो लैंग्वेज है वो संस्कृत ही सबसे बेस्ट है। दुनिया की और भी लैंग्वेज हो सकती हैं, लेकिन उनमें उतनी शक्ति, कैपेबिलिटी नहीं है कि जो संस्कृत क्या है, पूरे सिस्टम को फॉलो करता है। जैसे मैथमेटिक्स होता है ना, ये पूरा सिस्टम को फॉलो करता है, सूत्र फॉलो करता है। ऐसे ही संस्कृत में सीरियल फॉलो नहीं करता है कि आपने पहले सब्जेक्ट बोला कि बाद में ऑब्जेक्ट बोला कि पहले वर्ब बोली।
संस्कृत में इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक। इवन आप जब श्लोक पढ़ते हैं, जब हम लोग भगवत गीता या कभी आपने रिसाइटेशन सुना कि नहीं श्लोकों का, तो वो जो श्लोक होते हैं वो एक्चुअली वो भी छंद में होते हैं, मीटर्स में होते हैं, नाप करके किए जाते हैं। नाप कर मतलब हर एक चीज बहुत काउंटेड होती है, तभी उसको गाने में आनंद आता है, समझे। तो वो उनमें भी आगे पीछे ही लिखा रहता है, वर्ब कहीं और होगी, सब्जेक्ट कहीं और होगा, ऑब्जेक्ट कहीं और होगी, क्रिया कहीं और होगी। सो लेकिन संस्कृत में इनका एक ही मीनिंग होता है, मीनिंग चेंज नहीं होती है, उसका प्लेस चेंज होने से, आगे पीछे लिखने से भी संस्कृत में मीनिंग चेंज नहीं होती। इवन भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, आपने सुना होगा एक श्लोक गीता का, बहुत फेमस है, पिक्चर के पहले लोग बोलते थे, और भी कई चीजों में बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान पहले वर्ब बोल दे रहे हैं ऐसा कि सृजाम्यहम्, सृजामी और अहम। सृजामी मीन्स सृजामी मतलब मैं क्रिएट करता हूं, और बाद में अहम बोल रहे हैं, मतलब आई को बाद में बोलते हैं। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, गोइंग आई, गोइंग आई एम, ऐसा कभी नहीं बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में भगवान बोलते हैं सृजामी, सृजामी अहम, ऐसा। गीता में आप पढ़िए 4th चैप्टर में है। अब इनको जोड़ करके भगवान ने बोला है, तो पहले भगवान ने वर्ब बोल दी, फिर सब्जेक्ट बोल रहे हैं, अहम बोले, मतलब आई को बोल रहे हैं, ठीक। तो मीनिंग कहीं पर भी कैसे भी रख दो, संस्कृत में कोई मतलब नहीं है इसका। तो इसलिए संस्कृत जो है कंप्यूटर के लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, और बहुत अभी तक लोगों ने इस पर क्या है काम नहीं किया है। सो कार्य न करने के कारण से इसमें प्रॉब्लम, अभी काम तेजी से नहीं चला है, लेकिन आगे जाकर के आप लोग कोई सीख लीजिए और फिर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर। और आज हमने क्या करना है, प्रोनाउंसिएशन करना है संस्कृत का, संस्कृत के शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाता है। और यदि आपको उच्चारण पता है तो आगे हम काम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें बहुत सारे लोग इंडियन हैं, सभी लोगों ने स्टार्टिंग से संस्कृत सीखी है, हिंदी तो सीखा ही है, तो संस्कृत भी हिंदी को ही फॉलो करती है, करेक्ट। सो संस्कृत मतलब हिंदी संस्कृत को फॉलो करती है, तो वही चीज यहाँ पर भी है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक बार वर्णमाला जो है संस्कृत की उसका ज्ञान कराएंगे सबको, ताकि सारे लोग इसको देखें और समझें। तो संस्कृत वर्ण का मतलब है संस्कृत के अल्फाबेट्स, ठीक है। आप यदि ये पहली क्लास आज की आपने ठीक से अटेंड की है, यदि कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको आगे की जितनी भी क्लास हैं या कोई भी श्लोक पढ़ना है संस्कृत में, कोई भी चीज आपको बहुत इजी हो जाएगा सब। तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। खैर, सो अभी यहाँ पर सबको अपने अपने घर पर म्यूट तो मैंने ऑलरेडी सबको कर रखा है, सो म्यूट होकर के ही सारे लोग सुन रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं अपने प्लेस से ही मेरे साथ में आपको बोलना है, म्यूट कंडीशन में ही। और संस्कृत में वर्ण एक होते हैं स्वर वर्ण, स्वर मतलब वॉवल, स्वर किनको बोलते हैं, जैसे आ ई उ, मतलब विदाउट किसी मिक्सिंग के नेचुरली बोले जाते हैं, ठीक, तो उनका नाम है स्वर, और ये सुंदर होते हैं, तो इसीलिए उनको स्वर कहा जाता है। इनका प्रोनाउंसिएशन ये किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, ये संगीत के हैं, समझो, संगीत भी इसीलिए इनसे होता है। तो संगीत में भी जो सारे गामा पाधा नीसा होता है, तो वो जो सारे गामा में जो सा रे में ए, गा में अ, विदाउट वॉवल के भी कोई भी संगीत का गायन नहीं हो सकता है। तो वॉवल ही मेन हमारे जीवन में है। यदि हम वॉवल्स को हटा दें, स्वरों को हटा दें, तो हम लोग कभी भी कोई भी कॉन्सोनेंट्स बोल ही नहीं सकते हैं। कॉन्सोनेंट्स को संस्कृत में बोलते हैं व्यंजन, तो उनको हम कभी प्रोनाउंस कर ही नहीं सकते हैं विदाउट स्वर। कोई भी कोई भी व्यंजन जो कॉन्सोनेंट्स है उनको हम बिना स्वर के नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। तो संस्कृत में स्वर एक्चुअली बहुत प्रकार के हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके काम के हैं वही बताए जा रहे हैं, ठीक। जैसे अ,
एक मात्रा, जैसे ताली बजाएंगे एक बार आ, और आ लंबा थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, उसको दीर्घ बोलते हैं। तो आ ई ई, इनकी मात्रा भी बताऊंगा कैसी होती है। उ ऊ र र ल ए आई ओ औ अम अह। इसमें लोग गलती करते हैं, ध्यान दीजिए, ये दो में, इसको ये दो में गलती होती है। सबसे पहला है ए, क्या है ये? ए। ये जो ए है ये आ और ई का कॉम्बिनेशन है, आगे पता चलेगा आपको, आ और ई का कॉम्बिनेशन ही ए है। आप जब इसको, जैसे गणेश जी का नाम क्यों हुआ पता है आपको? ये ए जो है वो आ और ई का कॉम्बिनेशन है। कैसे? देखिए, आप धीरे से बोलेंगे ना, आई, ऐसा उसको फिर जल्दी जल्दी बोलेंगे, आई आई आई, तो वो धीरे से ए में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसका ये सिस्टम है स्वरों का। जैसे गणेश होता है तो गण और ईश, तो आ और ई मिलकर के वो ए में चला जाता है। ये सब बोलने के तरीके में ही संस्कृत का देखिए कितना विज्ञान है। ये कोई ए अलग से कोई सिलेबल नहीं है, एक्चुअली ये अ और ई का ही मिश्रित है, मिला हुआ है। आई 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 आई, फिर वो ए में चला जाता है, तो इसलिए उसको ए, दोनों का कॉम्बिनेशन का नाम ही ए है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है ओ, ये नेक्स्ट वन है आई। इसको आपको कैसे बोलना है? आई लिखा हुआ है, ए आई। ये इसकी बोलने में भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है और गलत बोलते हैं। सो प्लीज इसको आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे आपको बोलना है संस्कृत। सो ये आपको पता चला, ये आ और ये ई दोनों का कॉम्बिनेशन कौन हो रहा है? ये ए। ठीक है, यहां पर आ रहा है। सो आ और ई मिलकर के ए बन रहे हैं। और क्लियर है? और इसको क्या बोलेंगे? आई। और ये ओ कैसे बन रहा है? एक्चुअली ये जो ओ है ये आ, ये वाला आ मिला ऊ के साथ में। ठीक है, तो जब आ और ऊ मिले तो आ ऊ, तो धीरे से ओष्ठ में बदल गया। तो आ और ऊ का कॉम्बिनेशन ही ओ होता है। क्लियर? तो आप ये लाइन को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आ और ऊ का कॉम्बिनेशन ओ, आओ आऊ 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 करते करते वो ओ में बदल जाता है, तो इजी शोर हो जाता है। जैसे पुरुषोत्तम, किसी किसी का नाम होता है ना पुरुषोत्तम, तो पुरुष, पुरुष और उत्तम, तो अ और उ मिलकर के ओ हो जाते हैं। सुना होगा आप लोगों ने नाम पुरुषोत्तम, है ना? तो इस प्रकार से इस शब्द बनते हैं, या अक्षर इन्हीं में से बन गए। और इनमें एक मात्रा और जुड़ गई ओ में, तो औ, ये हो गया औ। और ये होता है अम, जो ऊपर बिंदी लगी रहती है इसको बोलते हैं अम। लेकिन एक्चुअली ये अम भी पूरा नहीं है, लेकिन क्या करें, लिखने के लिए अम लिखा गया है। लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन, सही प्रोनाउंसिएशन क्या है वो बताएंगे। इसमें लिखा है अनुस्वार। इसका नाम क्या है? जो अम ऊपर जो ये डॉट होता है ऊपर, इस डॉट का नाम क्या है? हर एक, जैसे मान लीजिए वर्ण लिखा हुआ, कोई भी वर्ण लिखा है और इसके ऊपर ये डॉट लगा देंगे, उसको क्या बोलते हैं संस्कृत में? अनुस्वारः। अनुस्वारः। और इसका प्रोनाउंसिएशन कहां से किया जाता है इस डॉट का? नाक से, नेजल से, नेजल का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं आपका एक अक्षर लिखा हुआ है हंस, लेकिन साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में इसमें अंतर है। इस डॉट को हम लोग जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं उसको सन बोलते हैं, संस्कृत। कल बता रहा था ना मैं परसों, तो संस्कृत इस प्रकार से बोलते हैं। और जो साउथ इंडिया वाले हैं वो अम बोलते हैं, तो संस्कृत ऐसा बोलते हैं। तो अलग अलग लोग, लेकिन एक्चुअली ना तो ये संस्कृत है, ना तो ये जो डॉट है ऊपर वाली जो लगती है ये संस्कृत भी नहीं है, ये बीच का है। मतलब इसमें नेजल का प्रयोग करना है बस। संस्कृत, सही क्या है? संस्कृत, संस्कृत, इस प्रकार से बनेगा ये, है ना?
अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से चल रहा है। तो संस्कृत, संस्कृत, ओके। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं इसको, फिर ये अह, ये विसर्ग इसको बोलते हैं अह। इसकी पूरी संस्कृत में बहुत वैल्यू है। आपको बता दूं, ये जो अह है इसकी संस्कृत में बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। अह, ये अनुस्वार क्लियर हो गया। ये डॉट जो है, यदि इस डॉट, इसको अम पढ़ा जाता है, और आगे आगे आपको प्रयोग पता चलते जाएंगे। और ये इसको क्या बोलते हैं, अह, अह, जैसे सांस छोड़ दिया माने आपने, अपने विसर्ग का मतलब ही होता है छोड़ना एक्चुअली। तो जैसे कोई थका हुआ व्यक्ति होता है ना, एकदम से छोड़ देता है, हाँ हाँ, ऐसा। अह एक्चुअली एक इसको क्या बोलते हैं, अह। ये दो डॉट, संस्कृत में दो डॉट लगते हैं यदि किसी शब्द के पीछे, तो उसका नाम है अह, इसको बोलते हैं अह। अब इसका एग्जैक्ट सही प्रयोग क्या है वो मैं आपको बताऊंगा कि इसको प्रयोग कैसे करना है। बेटा सब जितने भी लोग हैं, आप लोग बच्चे और यंग लोग, सारे लोग इस चीज को बहुत ध्यान से समझें कि ये बहुत काम की चीज है। संस्कृत में ये जो अह है, अह एक्चुअली ये जो अह है इसका प्रयोग कई प्रकार से है। जैसे मैं आपको एक शब्द लिख रहा हूं, इसका मतलब है रामः। रामः का मतलब एक राम, विसर्ग लगने पर ये लिखा है रामः। और यदि मैं इसका विसर्ग हटा दूं, यदि ऐसा बोलूं राम, तो राम के दो मतलब निकल आएंगे। एक राम का मतलब हो जाएगा जस्ट राम, दशरथ का बेटा राम। और एक राम का मतलब हो जाएगा, इसी राम का मतलब हो जाएगा हे राम। ये एड्रेस में बन जाएगा, एड्रेसिंग में, संबोधन में। जैसे हम किसी को बुलाते हैं ना, हे बालक, ओ बालक, है ना, हे राम, हे कृष्ण, हे गोपाल, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। और रामः का मतलब एक राम, सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्टिव शब्द हो गया, एक राम। और राम का मतलब हो गया हे राम, संबोधन में हो जाएगा। जैसे आप लोगों में से किसी ने यदि गीता पढ़ी होगी, तो गीता में पहला श्लोक है, भगवत गीता में धृतराष्ट्र बोलता है, क्या कहता है, धृतराष्ट्र जी हमारे कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र ऐसा बोल रहे हैं, संजय, धृतराष्ट्र ऐसा नहीं बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र को बोलना चाहिए संजय इस प्रकार का, लेकिन नहीं, वो विसर्ग लगा करके अह, इसको बोलते हैं अह, संजय नहीं बोलते हैं। उसमें लिखा हुआ है संजय। तो संजय बोलने से मतलब क्या हो गया, हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध के मैदान में क्या किया। तो इस प्रकार से विसर्ग के ना रहने से कितना अंतर आ गया। विसर्ग लगाने से मतलब हो गया एक राम, कुछ करने वाला, कुछ क्रिया को करने वाला। और यदि आपने राम में या किसी भी शब्द में विसर्ग नहीं लगाई इस प्रकार से, अकारांत शब्द में विशेष रूप से, तो वो हो गया संबोधन, मतलब एड्रेस करना किसी को, हे संजय, हे गोपाल, हे राम। तो इस प्रकार से विसर्ग का, इसी प्रकार से वर्ब में भी अंतर आता है। तो आप लोग समझिए, विसर्ग जो होता है ना, दो डॉट, ये दो डॉट का क्या नाम है, विसर्ग। अभी मैं पूछूंगा सबसे, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए। ये दो डॉट का नाम है विसर्ग। विसर्ग को कैसे बोलना है, हमेशा जो विसर्ग है वो वॉवल के बाद ही बोला जाएगा, कोई भी वॉवल के बाद ही बोल सकते हैं विसर्ग को। जैसे मान लीजिए ये लिखा है हरि, तो हरि को कैसे बोलेंगे, अब ये हरि लिखा है, हरि, है ना, इस हरि में हम यदि विसर्ग को ई करेंगे ऐसा, तो क्या हो जाएगा, हरि, क्या हो जाएगा, हरि। छोड़ देना है विसर्ग को, जस्ट किसी भी वॉवेल के बाद हल्का सा प्रोनाउंस करना है। अह, हरि अह नहीं बोलना है। कई लोग इसको ऐसा बोलते हैं, हरि अह, गलत है ये हरि अह नहीं है, या ये हरि अह ऐसा नहीं है, अलग से नहीं बोलना है। हरि बोल के अह नहीं बोलना है, ठीक। हमको क्या बोलना है, हरि। तो हर एक वॉवेल के पीछे विसर्ग रहता है, विसर्ग का बहुत कमाल है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए। ये विसर्ग जो है संस्कृत में बहुत वैल्यू रखता है, अर्थ बदल सकता है हर चीज का। ये मीनिंग जो है, इस विसर्ग मात्र से मीनिंग चेंज हो जाती है। सो इसलिए प्लीज प्लीज डू रिमेम्बर दिस, है ना, इसको अच्छे से याद रखिए। सो हरि ही, मान लीजिए कोई और शब्द है हरि की, जैसे
जैसे मुनि ही, मुनि आपको पता है ना, संत महात्मा को मुनि बोलते हैं, ऋषि बोलते हैं। रवि नाम सुना होगा कई लोग, आप लोगों ने। तो रवि, रवि ही मतलब रवि, सूर्य, सन। और यदि आपने बोला रवि, तो संस्कृत में इसका कोई मतलब नहीं है, एक ही मतलब है, जस्ट सूर्य बस। लेकिन ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, सूर्य कोई शब्द नहीं बनाएगा, कोई सेंटेंस नहीं बना सकता रवि शब्द, लेकिन रवि ही शब्द एक सेंटेंस बना सकता है। इज इट क्लियर? तो हरि ही, मुनि ही, रवि ही, यदि आप रवि लिखते हैं तो ये किसी भी काम का नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना है। ये केवल क्या करेगा, ये इसका, ये इस प्रकार का रूप पूरी संस्कृत में ही नहीं है, रवि शब्द संस्कृत में ही नहीं है। क्या है? रवि ही है। और भी रवि के डिफरेंट फॉर्म है, लेकिन रवि नहीं है। तो इसलिए आपको कैसे बोलना रवि को? रवि, हरि, मुनि ही, इस प्रकार से आपको बोलना है। क्लियर? अब जैसे गुरु है, मैं अभी प्रश्न लूंगा सबका और डिस्कस भी करूंगा। जैसे गुरु शब्द है, गुरु पता है ना, गुरु जी, गुरुदेव। तो गुरु शब्द है, अब ये है उ एंडिंग, उ एंड में आ रहा है ना गुरु के, उ एंड में गुरु, उ लास्ट में क्या आ रहा है? सो ये इस प्रकार से बना गुरु। तो क्या हो जाएगा? गुरु, गुरु का मतलब गुरु जी। अब ये अभी तक इस गुरु का कोई मतलब नहीं है, जस्ट गुरु है, एक शब्द है बस, गुरु जी हैं। गु मतलब अंधकार, और रू मतलब उसको हटाने वाला, अंधकार दूर करने वाले को नाम है गुरु। लेकिन अभी हम इसका सेंटेंस नहीं बना सकते गुरु का। लेकिन यदि हम ऐसा बोलेंगे गुरु, अब हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं। गुरु गच्छति, गुरु जी जा रहे हैं, गुरु इज गोइंग, गच्छति मीन्स गोइंग। तो हम लोग देखिए संस्कृत में गा से गच्छति बोलते हैं, गोइंग, और इंग्लिश में गा से गोइंग बोलते हैं, गो बोलते हैं, गोज बोलते हैं, है ना। तो संस्कृत के ही गच्छति से ही कहीं ना कहीं इंग्लिश में गा से गा का कॉम्बिनेशन, मतलब क्रिएशन आया। तो गुरु इस प्रकार से आपको समझना है। यदि मान लीजिए गुरु लिखा है और कहीं पर ऐसा लिखा है गुरोह, ओ के साथ में भी लग सकती है विसर्ग, तो गुरोह, वंदे गुरोह श्री चरणारविंदम। तो गुरोह, गुरु के, तो गुरोह का मतलब हुआ गुरु का, गुरुस। ओके, अब गुरु का मतलब हुआ जस्ट गुरु। तो ऐसे शब्द बदलेंगे, अभी आपको सब पता चलेगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन हाउ टू यूज विसर्ग, जस्ट आई वांट टू दिस टीच यू दिस। ओके, तो गुरु हु ऐसा अलग से नहीं बोलना है, गुरु, हरि, मुनि, राम, है ना। और स्त्रीलिंग शब्दों में भी कई बार लगता है, जैसे मति, मति ही, ऐसा मति ही, बुद्धि ही, शक्ति ही, भक्ति ही, इनमें लगेगा। लेकिन कई जगह नहीं लगता विसर्ग, जैसे मान लो किसी लड़कियों का नाम होता है कई बार, तो उनमें नहीं लगता, जैसे राधा। तो स्त्री में ऐसा नहीं है कि राधा आप जबरदस्ती राधा में विसर्ग लगाएं, वो बहुवचन में लगेगा जब प्लूरल बनाएंगे इसका, है ना। जैसे मान लीजिए नदी है, तो नदी शब्द में, नॉर्मल शब्द में विसर्ग नहीं आएगा, ये विसर्ग यहाँ आता ही नहीं है, तो आपको भी नहीं लगाना है। तो यू हैव टू नो वेयर वी हैव टू पुट दीज टू डॉट्स, मतलब विसर्ग, है ना, और कहाँ नहीं रखना है, कहाँ रखना है, उसको हम धीरे धीरे जान जाएंगे खुद ही। लेकिन अभी तक आपको ये पता चला कि विसर्ग से मीनिंग कैसे चेंज होती है। अभी एक और एग्जांपल देता हूं वर्ब में। ये लिखा हुआ है गच्छामः, ठीक है। गच्छामः का मतलब होता है वी आर गोइंग, वयम, वयम मतलब वी, इंग्लिश में जो वी बना है ये वयम से ही वी आया है इंग्लिश में। हम लोग वी संस्कृत में बोलते हैं वयम, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं वयम को? वी मतलब हिंदी में हम। तो वयम गच्छामः, इसका मतलब हुआ वी आर गोइंग। लेकिन आपको पता है, यदि मैं वयम गच्छामः को, यदि मैं ऐसा लिख दूं कि वयम गच्छाम, सो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगी। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? हम जाएं, शैल वी गो, शुड वी गो, इस प्रकार की मीनिंग आने लगेगी। क्लियर? विदाउट विसर्ग। देखिए एक दो डॉट को यदि बदल दिया, हमने दो डॉट रखा, वयम गच्छामः मींस वी आर गोइंग, और यदि आपने विसर्ग नहीं बोला, मतलब दो डॉट नहीं लगाया गच्छामः में, तो इसका मीनिंग चेंज हो गई। और मीनिंग चेंज हो गई तो क्या बन गई?
वयम गच्छामा का मतलब हो गया शुड बी गो और शैल बी गो, एक ही मीनिंग यहाँ पर आएगी। हम लोग जाएं, हम जाएं, पूछ रहे हैं, अब आप परमिशन ले रहे हैं। कहाँ आप बता रहे थे कि वी आर गोइंग, अब आप कह रहे हैं कि शैल वी गो, शुड बी गो, लो, या वी शुड गो, इस प्रकार से भी बना सकते हैं आप, किम खाली लगाने की जरूरत है बस। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं? वयम गच्छामा किम ऐसे बोलेंगे, शैल वी गो, शुड बी गो। तो एक विसर्ग से मीनिंग चेंज होती है संस्कृत में, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर? अभी ये जो लोग बच्चे, स्पेशली बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, यदि इंटरनेट अच्छा हो तो आप लोग वीडियो ऑफ करके मत बैठा करो, क्योंकि मुझे देखना है छोटे बच्चे कुछ और भी चलाने लगते हैं मोबाइल में, है ना। जयवाल, अपना ऑन करो सिस्टम, वीडियो ऑन, क्योंकि तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा एक्सपीरियंस है कि बच्चे यहाँ वहां चल देते हैं। ठीक है, ओके। सो ये चीजें समझ में आ गई। जयवाल समझ में आया? यस। राहिल जी? हाँ जी, हाँ जी, समझ में आ गया। विसर्ग की कितनी वैल्यू है संस्कृत में, पता चली ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। यस, सोपान जी, सोपान जी? यस अरे, सर, समझ में, थैंक यू। तो आपको पता चला ना विसर्ग यदि श्लोकों में जो होता है इसमें कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने गीता का एग्जाम्पल दिया, जैसे पहले श्लोक में वहां पर संजय बोला गया है, जो कि ये ऐसा नहीं बोला गया है संजय। तो क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि संजय का मतलब वहां एड्रेसिंग है, हे संजय, और संजय बोलते तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट हो जाता, संजय कुछ कर रहा है, मतलब समझ में है? आ सो गया सर ध्यान में। हाँ, तो इसको आप लोग सब ध्यान रखिए। और प्रेक्षा, तुम कुछ पूछ रही थी? प्रेक्षा? यस। हाँ, यस। नायरा जी, आपको समझ में आ गया ये सिस्टम? यस। हरे कृष्णा। ओके, सो मुझे लगता है आप लोगों को सब क्लियर है। जिसको नहीं होगा वो अपना हैंड रेस। यस, पूजा जी क्या पूछ रही, बोलिए। प्रभु जी, आपने वो रवि शब्द के बारे में बताया ना कि वो बिना विसर्ग के नहीं लगता, लेकिन हाँ। अगर किसी का नाम होगा रवि तो उसे बिना विसर्ग के लगा के संबोधित करना पड़ेगा, राइट? नहीं 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 नहीं, हाँ, फिर उसको संबोधन करने के लिए हे रवे, ए हो जाएगा, फिर अच्छा, वो रवि से बन जाएगा संबोधन में रवे, रवि, ये ओके। रवे हो जाएगा। हे रवि, जैसे राधा से राधे बनता है ना, तो यहाँ पर रवि से रवे, मुनि से मुने, हरि से हरे, इस प्रकार का बनने लगेगा संबोधन में, एड्रेसिंग में, अब विदाउट विसर्ग। और यदि ये रवे का मतलब होता है हे रवि, ओ रवि, और यदि आपने ऐसा कर दिया ना रवे, तो पता है आपको इसका मतलब चेंज हो गया। इसका मतलब हो गया रवि से या रवि का, दो दो मतलब आ जाएंगे। मतलब रवि की पुत्री यमुना, तो रवे है पुत्री यमुना, इस प्रकार से आ जाएगा, फिर वो अर्थ बदल जाएगा। ठीक है। सो हाँ, इसको विसर्ग का बहुत इंपॉर्टेंस, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा समय ले लिया इसमें। खैर, तो क्लियर है सब कुछ? जी प्रभु जी। ओके, थैंक यू। और उर्वी, उर्वी जी और प्रेक्षा जी, हाँ बोलिए, अपना अनम्यूट करिए उर्वी जी। यस, प्रेक्षा, आपका नेट जो है क्लियर, ठीक, इसलिए आवाज लैगिंग हो रही है। ओके, सो उर्वी जी आप अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए, आप पूछ रही हैं। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, वो हाँ, मुझे नदी के साथ विसर्ग क्यों नहीं आ सकता, वो नहीं समझ में आया मुझे। नदी शब्द के नेचर ही इस प्रकार से है, क्योंकि वहां पर सा नहीं था, वो कुछ सफिक्स होते हैं संस्कृत में, जिनके लगने से ही विसर्ग आता है, वो एक अलग पार्ट है ना। सो उसको आप, इसलिए नदी शब्द के नेचर में जो सु प्रत्यय लगने के बाद में सु सफिक्स होते हैं, कुछ सिस्टम होता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा गहराई में, नहीं तो बच्चों को किसी को समझ में ही नहीं आएगा वो।
जितने लोग, किसी को भी, नए भी है जो बड़े भी हैं उनको भी नहीं समझ में आएगा। सो बेटर है कि आप समझ लो कि हमको जानना है कि स्त्रीलिंग शब्दों में जब सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, तो आ और बड़ी ई जो मात्रा उसके साथ विसर्ग नहीं लगाना है सिंगुलर में, ठीक है। जैसे नदी, सरस्वती, देवकी, रोहिणी, लाइक दिस, इनमें विसर्ग नहीं लगेगा सिंगुलर में, इस प्रकार से होगा। हाँ, ओके, तो उसके प्लूरल में लग सकता है। प्लूरल में लग सकता है कि जब उसका प्लूरल बनेगा तो और कहीं लग सकता है, लेकिन यहाँ सिंगुलर में नदी, राधा, पूजा, प्रेक्षा, जैसे आपका नाम है उर्वी, तो इसमें विसर्ग नहीं लगेगा, उर्वी ही नहीं लिखेंगे, समझ में है? सो इस प्रकार से लिखा हाँ, सपोज, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा बाबू जी? नहीं होता ही नहीं है, बनता ही नहीं, संस्कृत के शास्त्र में बनता ही नहीं है, जबरदस्ती क्यों बनाना है। ओके। जैसा पूजा, पूजा शब्द है, अब पूजा में आ की मात्रा है, उसमें विसर्ग सिंगुलर में नहीं लगता है, प्लूरल में लगेगा, ठीक। वो आपको आगे पता चलता जाएगा, डोंट वरी। हाँ, पूजा जी बोलिए, पूजा जी। हाँ सर, यही डाउट था जो उर्वी जी ने पूछा ना, इट वाज द सेम थिंग कि किसी का अगर नाम लेना हो तो किस तरह से, बट नाउ आई एम लिटिल क्लियर। Okay, so like your name thank you. is Pooja, okay, and Yeah, Pooja yeah, and yeah, yeah. Urvi, Nadi, Devaki. So in singular with these words there will be no visarga, okay? Correct. हाँ, Okay sir, thank you. so कहाँ कहाँ नहीं होंगे वो आपको आगे पता चलता जाएगा, ठीक है। Okay. थैंक यू, हरे कृष्णा। अब आगे चलते हैं। ओके, सो व्यंजन वर्ण होते हैं, व्यंजन। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने कितने हो गए स्वर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। और एक्चुअली आपको बता दें इतने नहीं है, ये एक एक घटा दीजिए इसका, जैसे ऊ का दीर्घ वाला घटा देंगे तो कम हो जाएंगे, आ का एक घटा देंगे तो कम होगा, जैसे अ ये ह्रस्व है, छोटा है, और आ ये बड़ा है। जैसे राम में ये वाला आ है, और रमा, राधा, पूजा, लता, सपना, तो ये इसमें ये वाला आ है, तो ये दीर्घ वाला है। तो एक्चुअली जो वॉवल हैं वो 9 ही है संस्कृत में, 9, लेकिन बाकी उनमें बहुत सारे भेद हैं। आपको पता है जो अ है वो आ भी 18 प्रकार का है, औ आ, इस प्रकार से अलग अलग वो वेद में काम में आते हैं, अभी आपके काम में नहीं आएंगे। तो व्यंजन वर्णाह, व्यंजन वर्णाह मतलब कंसोनेंट्स, जो कंसोनेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं व्यंजन वर्ण, ठीक। तो व्यंजन वर्ण, जिसको साउंड नहीं आ रहा है वो अपना साउंड अपने यहाँ से चेक करे, उनकी कोई प्रॉब्लम, कुछ बटन दब गई होगी। मेरे यहाँ से पूजा जी साउंड क्लियर है, अंगूठा दिखा दीजिए आपके बोल, क्लियर है साउंड? पूजा शाह, यस, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, अब ये व्यंजन वर्ण है, अब इनका एक एक प्लेस है प्रोनाउंसिएशन का अलग अलग, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसकी चर्चा के पहले आप इनको जान लीजिए कि 5 वर्ग होते हैं, वर्ग पता है, ग्रुप। तो जैसे क, ख, ग, घ, ङ, इसको क्या पढ़ेंगे, ङ। अंगा नहीं पढ़ना है, आ नहीं पढ़ना है, लोग इसको क्या पढ़ते हैं, अंगा। अंगा यदि बहुत सारे लोग गलत करते हैं, इसको अंगा पढ़ते हैं, ऐसा। अंगा यदि आप पढ़ेंगे तो ये तो ऐसा हो जाएगा ना, अंग, अंग थोड़ी पढ़ रहे हैं, इसको आपको नासिका से, नेजल से ही अंदर से स्टार्ट करना है, अंग, अंग, ठीक है। ये कहाँ यूज होता है, जैसे गंगा, अंग, है ना, इस प्रकार से यूज होगा, अंग मतलब पार्ट, तो वहां पर यूज हो जाएगा अंग लास्ट। अब आपको पता है ये ग्रुप में क्यों रखे गए हैं, क, ख, ग, घ, ङ, इनको ही 5, इसको बोलते हैं कवर्ग। कवर्ग मतलब का से स्टार्टिंग है, इसलिए इसको कवर्ग बोलते हैं। ये एक ही ग्रुप में क्यों रखे गए हैं ये, क्योंकि इनका जो प्रोनाउंसिएशन प्लेस है हमारे बॉडी में, मतलब हमारे मुंह के अंदर, थ्रोट, थ्रोट मालूम है ना, गला सबको। तो जो गला होता है, जब आप बोलते हैं का, तो देखिए आपके गले में, गले से आपकी आवाज आ रही है, का, खा, गा, घा, गा, आप बोल के भी देख सकते हैं अपने घर पर। ये थ्रोट के
जीभ आपकी थोड़ी सी पीछे बैठती है और ये साउंड करते हैं, कंठ का प्रयोग होता है, थ्रोट का प्रयोग होता है, इसलिए एक ग्रुप में है। फिर ये सेकेंड ग्रुप को बोलते हैं चा वर्ग। सो कैसे प्रोनाउंस करेंगे? चा। ये पैलेट आपको पता है ना, इनका पैलेट में प्रयोग होता है। पैलेट किसको बोलते हैं? पैलेट बोलते हैं हमारे ऊपर वाले दांत के पीछे वाला जो प्लेस है, जो मांस है ना, उसी का नाम है पैलेट। तो मतलब हिंदी में, संस्कृत में बोलते हैं तालू। तो जब हमारी जीभ वहां जाकर के टच करती है, टच करने का के लिए प्रयास करती है, ट्राई करती है टच करने के लिए, कहां पर? हमारे ऊपर वाले दांतों के पीछे जो मांस है थोड़ा सा, जहां पर कई बार कुछ फंस जाता है खाने वाला सामान, है ना, पीछे साइड में, हमारे ऊपर वाले दांतों के पीछे साइड के हिस्सों को हम लोग पैलेट बोलते हैं, संस्कृत में तालू बोलते हैं। तो जीभ जब उस स्थान को टच करने का प्रयास करती है तो ये वाला वर्ग निकल के आता है। आप देखिए, ट्राई करिए, आपकी जीभ वहीं जाएगी बोलने के लिए चा, या आप वहां जीभ को टच करके बोलिए दांत के पीछे ऊपर, चा, छ, जा, झा, न्या। सो क्या बोलते हैं? न्या, न्या। नाक से बोलना है, है ना। ये जो लास्ट वाला है, इसके प्रोनाउंसिएशन में कई लोग गलती करते हैं। सो क्या बोलते हैं? न्या, न्या, इस प्रकार से। तो ये पैलेट में होता है। ओके। और उसके बाद नेक्स्ट है ट वर्ग। ट से स्टार्ट है ना, इसलिए ट वर्ग। वर्ग मतलब ग्रुप। टा का ग्रुप है 5 का। तो ट, ठ, ड, ढ़ और ण, ण। इनका प्रोनाउंसिएशन, सही प्रोनाउंसिएशन कहां से करना है? कहां से वर्ण निकल के आएंगे? सो ट वर्ग। अभी मैं सब कुछ लिखूंगा, अभी नेक्स्ट वाले में आएंगे तो लिखा लिखाया दूंगा मैं, डोंट वरी। टा का, ये टा कहां से निकलता है? जैसे अभी मैंने ऊपर इसको बताया कि जीभ के दांतों के ऊपर वाले दांतों के पीछे साइड, है ना, और थोड़ा सा और ऊपर अपनी जीभ को लेके जाएंगे, थोड़ा और ऊपर, जो हमारा रूफ टॉप है ना हमारे मुंह का, थोड़ा सा और ऊपर अपनी जीभ को खींचेंगे तो निकलेगा टा। ट, ऊपर की साइड जीभ को और ऊपर करेंगे तो क्या निकलेगा? ट, ठ, ड, हड़, हड़। जीभ को ऊपर घुमाना है, हड़, हड़। क्या है ये? हड़। जैसे बोलते हैं ना पढ़ना, तो यही है हड़, हड़, हड़। ऊपर जीभ को घुमाना है, पैलेट के भी ऊपर। उसको मूर्धा बोलते हैं संस्कृत में, मूर्धा। और ऋण, ऋण, जीभ को ऊपर जब आप खूब ऊपर खींच करके और घुमा बोलेंगे तो ऋणा निकल के आएगा। ठीक। और यदि आप चाहें तो इस ऋणा को कहें कि मैं पैलेट में लगा के बोलूंगा जीभ को, तो आएगा? तो कभी नहीं आ सकता है। ट्राई कर लीजिएगा, है ना। ता, दांत में हमारी जब जीभ, हमारी जो टंग है, जीभ जब वो हमारे दोनों दांतों के बीच में आकर के टच करना चाहती है तो उस समय ये वर्ण निकलते हैं, ये वाले। जैसे मान लीजिए ता, आप दोनों दांतों के बीच में अपनी टंग को दबा करके ता बोल सकते हैं आराम से, लेकिन टा नहीं बोल सकते हैं। आप ट्राई करिए, दोनों दांतों के बीच में, मतलब ऊपर और नीचे के दांतों के बीच में जीभ को लगाइए और बोलिए ता, तो आराम से निकलेगा। लेकिन यदि आप इसी को, यदि आप कहें कि टा को मैं ऐसे बोलूं, तो टा कभी ट्राई करिए। कौन ट्राई करेगा? अभी मैं ट्राई करवा देता हूं बच्चों से। यस, हु विल ट्राई दिस? या जयवल, ट्राई करो। ये समझ में आया कि नहीं? खोलो, ओपन करो अपना ये स्पीकर, अनम्यूट। हाँ, अभी बोलो टा, जोर से। हाँ, और दोनों दांतों के बीच में जीभ को लाओ और फिर टा बोलो। दोनों दांतों के बीच में अपनी टंग को दबाओ। मुझे नहीं हो रहा है। ट्राई करो। नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है ना? तो बाहर निकल रहा है। हाँ, सो ये विज्ञान है, साइंस है। ओके, कभी भी वो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो होता ही नहीं है। समझ में आया? तो ट होता ही नहीं, टा केवल ऊपर, हमारी जीभ ऊपर की ओर जाएगी, वहां पर ही ट बोला जा सकता है। ठीक है, तो अलग अलग प्लेस हैं। आपने इनको लिखा है कि नहीं? चा, ये सेकेंड वाला कहां से निकलता है? चा वर्ग। क्यों?
अभी मैं अभी सबसे पूछूंगा कि चा वाला वर्ग कहां से निकलता है। ओके ठीक है, तो इनको देखो ता, था, दा, धा और ना। आप दोनों जीवों के, दोनों दांतों के बीच में दबा करके जीव को आप का वर्ग भी नहीं बोल सकते हैं। आप बोल के देखिए, निकलेगा ही नहीं है ना। का बोल करके देखिए, दोनों जीवों के बीच में, दोनों दांतों के बीच में, दोनों ऊपर नीचे के जीभ लगा करके आप का बोलिए, नहीं निकलेगा, क्योंकि का जो है केवल थ्रोट से निकलता है, जीभ का प्रयोग वहां नहीं होता है इसलिए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है, हमारे मुंह के अंदर है, हम लोगों को ही नहीं पता है। अब आया ता, था, दा, धा, ना और पा। पा कहां से निकलता है? ओष्ठ से, लिप्स से। ठीक है, बिना लिप के प्रयोग किए कोई भी पा नहीं बोल सकता है। ओके, पा बोल के दिखाओ बिना ओष्ठ को, बिना लिप को चलाए, कोई बोल सकता है? यस, कोई भी नहीं बोल सकते हैं आप लोगों में से कोई भी। पा, ओष्ठ मतलब हमारी जो लिप्स है वो चले ही ना और पा भी निकल जाए, हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि ये पा जो है, ये जो 5 जो है, ये केवल आपके ओष्ठ से, ओष्ठ मतलब लिप, होंठ जिसको हिंदी में बोलते हैं, उससे निकलते हैं। आपको लिखते जाना चाहिए फटाफट, मैं इसका क्विज देने वाला हूं। तो प, फ, ब, भ, म। ठीक, और एक चीज और बहुत जानकारी की है, ये जो लास्ट के जो 5 है ना, ङ, ञ, ण, न, म, तो जैसे ये वाला कहां से निकलता है? कंठ से। तो ये 4 तो कंठ से ही निकलेंगे, लेकिन जो उंगा है ये हमारे थ्रोट प्लस नेजल दोनों के हेल्प से निकलेगा। उंगा, देखिए नाक का प्रयोग हो रहा है उंगा, लेकिन घा में नहीं हो रहा है नाक का प्रयोग, लेकिन उंगा इसमें हो रहा है। तो ये थ्रोट तो है प्लस नेजल भी है, ऐसे ही ये वाला भी है, तालु प्लस नेजल। णा का प्रयोग कैसे होता है? मूर्धा मतलब ऊपर, ट, ठ, ड, ण, और प्लस नेजल नाक का। और इसी प्रकार दांत से निकलेंगे वर्ण, और प्लस ये ना जो है दांत से तो आएगा और नेजल का प्रयोग भी होगा नाक का। इसी प्रकार मां, ओष्ठ लिप्स का प्रयोग तो होगा, लेकिन मां को नेजल में भी गिना जाएगा, उसमें भी आ जाएगा ये। क्लियर? तो या, र, ल, वा, इनका कोई ग्रुप नहीं है, ये बेचारे अकेले हैं, इनको घर से निकाल दिया गया है। सो आ, या, र, ला और वा विदाउट ग्रुप हैं, ये बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन इनका भी अपना अपना ग्रुप है, मैं बताऊंगा आगे कहां पर। या कहां से आता है? या भी पैलेट से आता है। तो एक्चुअली जो या है वो किस कैटेगरी में गिना जाएगा? या का प्रोनाउंसिएशन कहां से करते हैं हम लोग? इस या को भी पैलेट से ही आएगा, या ये इसी ग्रुप में आएगा जहां से ये वाला आता है, सेम। क्लियर? मतलब तालु से। और जो ये रा है, ये रा कहां से निकलेगा? तो रा निकलेगा जहां से ये आता है, टा वाला आता है, सेम वहीं से रा निकलेगा। ट, ठ, रा वहीं ऊपर लगाना है, इसलिए रा, राम। राम में अपनी जीभ को ऊपर लेके जाने, अपनी छत में, मुंह के, वहां से बोलना है। ला कहां से निकलेगा? तो ला भी दांतों के बीच में आप दबा के देखिए, ला निकल आएगा, ला। लेकिन रा को आप दांत के बीच में दबा के बोलेंगे रा, तो नहीं निकलेगा। लेकिन ला, जीभ को दांतों के बीच में दबाइए तो लाल निकल आएगा आराम से। अब वा कहां से निकलता है? वा का प्रयोग दांत और ओष्ठ दोनों मिला के होता है, वा, वा, वा। तो इस प्रकार से होता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और एक चीज और है समझने की थोड़ी सी, ये जो हमारा नीचे लिखा हुआ श, श और स, ये कहां से निकलेंगे? तीनों प्रकार के श, इनका भी अपना प्लेस होता है। ये जो लिखे हुए हैं श, ये जहां से या निकलेगा वहीं से शा निकलेगा, जहां से रा निकलेगा वहीं से शा निकलेगा। मतलब हम लोग सब कृष्ण शब्द बोलते हैं ना, कृष्णा, हरे कृष्णा, तो सारे लोग गलत क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं है कि रा और शा कैसे बोलना
है ना। तो एक्चुअली कृष्ण, ये देखिए ये कैसे लिखा हुआ कृष्ण, तो कृष्ण में जो री की मात्रा है वो भी ऊपर छत में टच करेगी मूर्धा में, और जो षटकोण वाला श है, ये वाला श आधा, ये भी वहीं टच करेगा, ऊपर हमारी जीभ टच करेगी, कृष्ण कृष्ण, अणा भी वहीं टच करता है ऊपर, तो एक ही लाइन के आ गए। तो कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण, इस प्रकार से हरे कृष्ण। हरे कृष्णा नहीं बोलना है, ना तो हरे कृष्णा बोलना है। रसियन लोग बोलते हैं हरे कृष्णा, वो भी गलत है, और गुजरात में लोग बोलते हैं हरे कृष्णा, वो भी गलत है, क्रू नहीं है। ये र के ऊपर जस्ट आपको मारना है, जो साउंड आएगा वही सही है। हरे कृष्ण, कृ ऊपर लगाना है। तो इस प्रकार से साउंड का प्रयोग होता है, इसलिए मैंने ये बता दिया आपको। और इसके बाद हा कहां से होगा, जरा दिमाग लगाइए। तो हा होगा थ्रोट से, कंठ से। क ह एक ही है प्लेस, आराम से आ रहा है, क ह। तो ये इस प्रकार से इन सब का प्लेस डिवाइड किया गया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्णों को लिखने की विधि है, ये मैं पेज सब आपको दूंगा, डोंट वरी, ये पेज आपके पास आ जाएंगे आज। कैसे लिखे जाते हैं, कैसे संस्कृत में अक्षरों को सही और शुद्ध और प्यारे प्यारे अक्षर कैसे बनाए जा सकते हैं, है ना। तो वर्ण लिखने का एक आइडिया है, जैसे आप यहाँ देखिए जो जो कठिन कठिन यहाँ है सब थोड़ा थोड़ा सा दिया गया है। जैसे अ, पहले एक लाइन खींचा, फिर दूसरी लाइन, ये सबके लिए नहीं है, जिन लोगों को लिखना नहीं आता वो इससे देखा है, मैं इसमें समय बहुत नहीं लूंगा। कैसे बनाना है ई को, पहले ऊपर फिर ये खींचा फिर ये, तो इस प्रकार से सुंदर सुंदर अक्षर आप बना सकते हैं, है ना। तो ये आप इसमें से आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये बनाए गए हैं, लिखने की विधि है ये, कैसे या बनता है, कैसे पा, कैसे रा। तो ये लिखने का तरीका इसमें दिया गया, आप इसको ध्यान से देखिए। ओके, जो हमने अभी तक पढ़ा उसको थोड़ा ध्यान से इसको यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या रिवाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्वर और व्यंजन, वर्णाह का मतलब होता है अल्फाबेट, अल्फाबेट बोलते हैं वर्ण। एक्चुअली संस्कृत में इसको अक्षर भी बोलते हैं। अक्षर का मतलब होता है अ मतलब नहीं, क्षर का मतलब होता है नष्ट होना, जिसका नाश नहीं होता है उसको बोलते हैं अक्षर, ठीक है। तो एक्चुअली हर एक अक्षर भगवान का ही वाचक है, भगवान को ही बताने वाला है, मैंने कल बताया था ना। यस पूजा जी बोलिए। नहीं सर, कोई बात नहीं थी। ओके, तो आपका हैंड रेज दिखा रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो पहले वाला था, वो एक्चुअली जा नहीं रहा था स्क्रीन से। ठीक है, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो अक्षर बोलते हैं इसको, वर्ण भी बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं सिलेबल्स, अक्षर, और संस्कृत में क्या बोलते हैं, अक्षरम भी बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, अक्षरम। तो अक्षर का क्या मतलब है, अक्षर का मतलब है जिस जो कभी नष्ट ना हो, क्षर ना हो, क्षर का मतलब होता है नाश होना, ठीक है। अक्षरम मतलब सीधे सी बात है, इसको वर्ण तो बोलते ही हैं और अक्षरम भी बोलते हैं। तो अक्षरम का क्या मतलब है, एक सीधी सी परिभाषा, क्या, जो कानों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, समझा जाता है, सुना जाता है, उसका नाम है अक्षर। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसको एक शब्द में, जिनको कान से सुना जाता है या जिनका ज्ञान कान से होता है उनको अक्षर बोलते हैं या वर्ण बोलते हैं। क्लियर, ये परिभाषा समझ में आ गई। अक्षर किसको बोलते हैं, यस नायरा जी समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि अक्षर हम अपने मुंह से, शब्द का ज्ञान आप कहेंगे हम तो मुंह से बोलते हैं अक्षरों को, एक्चुअली आप जो शब्द बोल रहे हैं, लेकिन शब्द का जो ज्ञान है ये शब्द कान से ही होता है, ठीक है। ये मुझे लगता है सबको समझ में, वेदिका तुमको समझ में आ रहा है बेटा, वेदिका पक्का। अक्षर किसको बोलते हैं, वर्ण किसको बोलते हैं, अक्षर या वर्ण बताओ। तन्मय,
तन्मय है कि नहीं आज क्लास में? तन्मय, जो शब्द कान से सुन सकते हैं। किसने बोला ये बात? तन्मय। तन्मय ने। ओके तन्मय, वेरी गुड। तो जो जिनको हम कान से सुन सकते हैं उनको शब्द बोलते हैं, ठीक है। शब्द जो होते हैं कान के द्वारा ही समझे जा सकते हैं। तो आप कहेंगे हम तो आंख से देख रहे हैं इनको, तो ये भी शब्द हो गए क्या? तो एक्चुअली ये शब्दों का चित्र है, पिक्चर है, ये शब्द नहीं है, ये शब्दों के पिक्चर रूप बनाए गए हैं कल्पना करके। जैसे इसीलिए तो अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग होते हैं, इसके पिक्चर बनते हैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम सब लोग अलग अलग बनाते हैं, है ना। ये देवनागरी स्क्रिप्ट में ऐसा बनता है, लिपि में ये इस प्रकार से, और जो तमिल आदि है उसमें अलग बनते हैं। तो सब लैंग्वेज में अलग अलग बनता है। तो अक्षर क्या होता है? जिसको कान से ग्रहण किया जाए उसका नाम है अक्षर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कितने प्रकार के होते हैं? स्वराह व्यंजनानी। स्वर मतलब वॉवल्स, व्यंजनम मतलब कॉन्सोनेंट्स। ये आपको भूलना नहीं है। अब यहां पर देखिए दिए गए हैं सारे डिटेल में। ह्रस्व मतलब छोटा, जिसमें एक मात्रा हो, अ, इ, उ, र, लृ। इस प्रकार से ये 5 जो है ह्रस्व हैं। ह्रस्व मतलब जिनका साउंड छोटा, शॉर्ट हो, उनको बोलते हैं ये ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर मतलब थोड़ा लंबा हो, आ, ई, उ, इस प्रकार से। सो ये क्लियर हुआ? ये 8 होते हैं, तो दोनों मिलाकर कितने हो गए? 13। तो यहां पर हमने 13 बता दिया, ठीक है। 13 स्वर हैं, और भी हो सकते हैं, इनके बहुत सारे भेद होते हैं। उसको बोलते हैं, एक और होता है ह्रस्व दीर्घ, एक होता है प्लुत। कभी आपने, अभी तो आप लोग शहर में रहते हैं, कभी आपने मुर्गी को कुकड़ू कू बोलते हुए सुना है? किसने सुना है मुर्गी को कुकड़ू कू करते हुए? सोमनाथ जी आपने सुना है? जी जी जी, आपको पता सुना है है। मुर्गी वो जो कुकड़ू कू बोलती है, वो ये ह्रस्व दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार के जो स्वर होते हैं ना, वॉवल्स। पहली बार हाँ में मुर्गी बोलती है कुकड़ू कू, दूसरी बार में बोलती है कुकड़ू कू, तीसरी बार में बोलती है कुकड़ू 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 करके बोलती है ना, 30 बहुत लंबा खींचती है कुकड़ू हाँ कू। हाँ 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 जो हाँ हाँ। एक्चुअली उसको नेचुरली वो जो भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, वो उसके कंठ में 3 प्रकार के स्वरों का सिस्टम है उच्चारण का, इसलिए सुबह सुबह तीनों स्वर बोलती है मुर्गी। मुर्गी मतलब हैन, बच्चों को पता होगा, कभी सुना होगा। तो कुकड़ू कू मतलब अ, कुकड़ू कू ऐसा बोलती है, दोबारा में अ, फिर कुकड़ू कू आ। जैसे दूर कोई खड़ा है आपसे, काफी दूर खड़ा है, आप उसको बुलाते हैं, तो आप कैसे बुलाएंगे? रमेश ऐसे बोलते हैं, कृष्णा यहाँ आओ, ऐसे जम के चिल्लाते हैं, बुलाते हैं उसको, कृष्णा। तो उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, उसका नाम है प्लुत स्वर, वो क्योंकि इतना हमारे बोलचाल में बहुत कम प्रयोग होता है। तो लेकिन एक और होता है, तीसरा भी होता है। खैर अभी आपके 2 काम के बहुत है। जिन लोगों को मैं सुनाई नहीं दे रहा हूं, कुछ लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं, परेशान हैं, वो लोग अपना कैसे समझाऊं उनको कि मोबाइल को पहले ही चेक कर लिया करो और बार बार मत छुआ करो। ऊपर कोई ना कोई ये होता है, कुछ बटन दब जाती है, इसलिए सुनाई नहीं देता है साउंड। मेरा साउंड तो आ रहा है, मुझे पता चल रहा है। और स्पर्श व्यंजनानी मतलब जीभ जो है टच करती है, हमारी जो टंग है किसी न किसी प्लेस को जाकर के टच करती है, तो उन वर्णों का नाम है स्पर्श वर्ण। स्पर्श मतलब टच करना, जैसे क ख ग घ, है ना। तो इस प्रकार से ये वर्णों का प्रोनाउंसिएशन होता है। ये 25 होते हैं, 5 वर्ग होते हैं ना, 5 ग्रुप्स हैं, तो टोटल कितने होते हैं? 25, ठीक है, 25। कई बार क्या होता है कि ये क्रैश हो जाती है जूम ऐप, तो जूम ऐप क्रैश होने के कारण से भी साउंड नहीं आता है, दोबारा लॉगिन करने पर भी कई बार ऐसा हो जाता है, तो डिलीट करके एक बार डाउनलोड कर सकते हैं, फिर इजिली हो जाता है। हाँ, अंतस्थ मतलब अंदर से आते हैं। ये यारा लावा को ना आधे स्वर आधे व्यंजन बोले गए हैं।
तो लॉन्ग, तो ये जो यारा लावा है, ये देखिए पेट में हाथ लगा के देखिए, जब आप बोलेंगे ना या रा ला वा, तो आपके पेट में ना हलचल होगी, मतलब अंदर जाएगा पेट, क्योंकि ये अंदर से बोले जाते हैं। या रा ला वा, देखिए पेट में भी से आते हैं, भले ही ऊपर जीव का प्रयोग होता है लेकिन पेट का भी प्रयोग होता है इसमें, तो आप ध्यान दीजिए इसको। और ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब होता है हॉट, गरम। ये जो वर्ण है ना श, श, स और हा, ये चार, ये गरम हवा फेंकते हैं। अपने मुंह के सामने अपना हाथ करिए और हाथ करके ट्राई करिए, गरम हवा आ रही कि नहीं, थोड़ा पास में ट्राई करिए, थोड़ी सी हल्की सी तो गरम गरम हवा आएगी। यदि ज्यादा ठंडी लगती हो तो शा 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 हा बोलिए, तो आपको गर्मी लगने लगेगी। यस, आ रहा है कि नहीं साक्षी, आ रहा है? हल्का सा आएगा, इतनी जल्दी पता नहीं चलेगा। सुधाकर जी फील कर पा रहे हैं? तो ये ऋषि लोगों का साइंस है, छोटा छोटा सा। सो व्हेन, है ना, थोड़ा थोड़ा सा आता, हल्का हल्का आ रहा है, देखिए मुझे फील कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सो इस प्रकार से ये जो वर्ण है, आप टोटल कितने वर्ण हो गए? टोटल वॉवल हो गए 13 और 25 हो गए ग्रुप वाले वर्ण, 25 25। सो 13 and 25, हाउ मेनी? 38। ओके, और 4 ये और 4 ये, 8। तो कितने हो गए? 38 8 और 38 और 8, तो इसको पूरा गिनेंगे तो यहाँ पर 46 आता है। यहाँ पर लिखा हुआ काउंटिंग, आप काउंटिंग देख सकते हैं, ठीक है। और 2 अनुस्वार और विसर्ग, यदि इसको भी गिन लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 48। लेकिन हम इनको काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ये केवल हेल्प करने के लिए लास्ट में लगते हैं, ठीक है। तो ये हमारी काउंटिंग है, ये सब मैं पूछूंगा आपको क्विज में, क्विज में क्वेश्चंस दूंगा तो आपको पूछना पड़ेगा। अब चूंकि बच्चे हमारे छोटे छोटे से थोड़ा बोर हो गए होंगे और आप लोग भी थोड़ा एक स्टोरी सुना देते हैं, छोटी सी स्टोरी का मतलब ऐसा नहीं गप्प है, स्टोरी रिलेटेड है हमारे सब्जेक्ट से। देखिए यदि आप संस्कृत पढ़ते हैं या कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं और यदि आपको बोलना नहीं आता है ठीक से, तो आप अपनी बात को सबके सामने रख नहीं सकते, करेक्ट। सो एक बार क्या हुआ, ध्यान से सुनिए, एक बार क्या हुआ कि एक टीचर गए पढ़ाने के लिए, ध्यान से समझ, बहुत मजा आएगा। एक टीचर गए स्कूल में पढ़ाने के लिए, इसीलिए बहुत अच्छे से बोलना आना चाहिए हम सबको, यदि ठीक से नहीं बोल पाएंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। सो एक टीचर स्कूल में गए और ये जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, का खा गा घा गा, सो उन्होंने स्टार्ट किया का पढ़ाना। ये जो का लिखा हुआ है ना, ये का, ये इसको बोलते हैं का। तो आपको पता है वो टीचर थोड़ा सा तोतले थे। तोतले पता है ना आप लोगों को, तोतला किसको बोलते हैं? तोतला बोलते हैं जिसे जो थोड़ा लड़खड़ा के बोलता है, जैसे राम को लाम बोलता है, और का को ता बोलता है, उसको तोतला बोलते हैं। तो टीचर जो थे वो बराबर से बोल नहीं पाते थे, सो उसको हम लोग तोतला बोलते हैं हिंदी में। तो वो जो तोतला था, वो का को, जो तोतले होते हैं हमेशा कुछ और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? का को वो लोग ता बोलते हैं। ये जो यहाँ पर ता लिखा है, तो बोर्ड में वो लिख रहे थे ता, बोर्ड में क्या लिख रहे थे? वो लिख रहे थे इसको, ये पढ़ा रहे थे कुछ बच्चों को, बोलो बच्चों, क्या बोलो? तो कह रहे थे बोलो लिख रहे थे का, ये ऊपर जो लिखा है, अब उनके मुंह तुतले थे तो बोल रहे थे ता, तो बच्चों से बोल रहे थे बार बार बोलो बच्चों ता। अब बच्चों को क्या मालूम कि क्या बोलना है, तो बच्चे बोलते थे ता। तो टीचर बोलते कि, तो टीचर बोलते ता नहीं, ता बोलो ता। सुनो उसकी बात। तो टीचर, अब बच्चे हैं उनको क्या मालूम कि किसको क्या बोलना है, तो बच्चे बोलते थे अच्छा अच्छा ता, ठीक है। अब टीचर अपने समझ में का बोल रहा है, लेकिन बच्चों को तो समझ में आ रहा है कि टीचर बोल रहा है ता, लिख रहा है ये क, और टीचर बोल रहा है कि बोलो बच्चों ता, तो सारे बच्चे क्या बोलते हैं? ता। फिर टीचर बोलता है कि ना, ता नहीं, ऐसा लिख के दिखाता है कि देखो मेरे स्क्रीन पर, कहते हैं ता नहीं,
ता ता, का में उंगली रखकर कहते हैं ता ता, तो बच्चे भी बड़े प्यार से बोलते हैं ता ता। तो टीचर को बहुत गुस्सा आई जम करके, इतनी देर से सिखा रहा हूं समझ नहीं रहे हो। हम ताहे तुथ भी बोलें, हम ताहे तुथ भी तहें, तुम तहो ता ता। तो फिर बच्चों ने फिर से वही कह दिया ता ता। टीचर अपने सिर पर हाथ रखे और चले गए, बोले अब तुम लोगों को मैं नहीं चिता सकता हूँ कभी भी, तो मैं तो तुम लोगों को सिखा ही नहीं सकता हूँ। तो इसीलिए जो तोतला होता है ना, वो व्यक्ति किसी को नहीं सिखा सकता है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं बात? तो हम ताहे तुथ भी तहें, तुम तहो ता, ऐसा नहीं हो सकता है। जो आप बच्चों को बताएंगे तो वही बच्चे सीखेंगे। अभी हमको इस का को का बताया गया है, इस ता को ता बताया गया है, तो हमने ये सीखा है। तो इनमें अंतर समझ में आ गया, तो ये आपको अंतर समझना है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें अभी बताऊंगा आपको, संस्कृत में क्या क्या और भी अंतर होते हैं, जो संस्कृत में क्या आपको हमेशा काम में आएंगे ये वर्ण। सो का और ता समझ में आया कि नहीं ये चीज? क्यों सपन जी, सजन जी? अब हम ताहे तुथ भी तहें, तुम तहो ता। तो ये है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काउंटिंग है, पेज आपके पास आएंगे। लिखने के आइडिया यहाँ पर आपको ये पेज में सारे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है संस्कृत में, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे इंग्लिश में होता है ना ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे संस्कृत में अश्वः घोड़ा। आप इससे याद करेंगे आम्रम मतलब मैंगो, इक्षुः, इक्षु मतलब गन्ना, सुगर कैन, ईश्वरः भगवान, उष्ट्रः ऊंट कैमल, ऊर्णा, ऊर्णा मतलब ऊन होता है ना वो। तो इस प्रकार से आप आज इसको देखिए, इसमें समय मैं नहीं लूंगा, आप खुद ही एक बार इस पेजेस को आप जाइए एक बार, सारे अक्षरों से सब शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं स्वरों के साथ व्यंजन। अब आप तो संस्कृत में आप देख सकते हैं जो का लिखा हुआ है, का के नीचे एक छोटी सी लाइन लगी हुई है, करेक्ट। इस लाइन को क्या बोलते हैं संस्कृत में? हलंत। तीन हो गए, एक तो होता है वो डॉट ऊपर वाला, उसको अम बोलते हैं, और एक ये नीचे लगा हुआ इसको क्या बोलते हैं? हलंत। हलंत जब लग गया इसका मतलब ये वर्ण आधा हो गया, आप इसको नहीं बोल सकते, हम इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है का में नीचे लाइन लगी है ना, तो इसको हलंत बोलते हैं, और हम इसको एक्चुअली प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने उसमें आ लगा दिया तो बन गया क्या? क। इसी प्रकार सब में ई लगा दिया तो बन गया की, है ना। तो इस हलंत को याद रखिए, इस हलंत से बहुत अर्थ बदल जाते हैं इसमें भी संस्कृत में। जैसे वो विसर्ग थे ना 2 डॉट, ऐसे इसको हलंत, जिसमें भी हलंत लगा है, ये आधा लाइन नीचे खिंची है, इसका मतलब वो हाफ हो गया, मतलब विदाउट वॉवल्स है, वो विदाउट वॉवल है वो वर्ण, वो अक्षर, ठीक है। तो इसलिए उसका नाम है हलंत। तो आपको हलंत को ठीक से समझना है और जानना है, और उसका प्रयोग भी करने के लिए सीखना है। और इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे। ये जो पूरे पेज हैं 35 पेज होंगे, 30 लगभग पेज होंगे, ये पेज मैं आपको भेजूंगा और आपको उसमें प्रैक्टिस करनी है फिर, ठीक। फिर बाद में इसकी प्रैक्टिस आप जब करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि हमको और क्या करना है इसमें। अब आप देखिए, तो इसी प्रकार से सब जगह ये लगा हुआ है, जहां भी ये लग जाएगा जिस भी वर्ण के साथ में, ये आपको यहाँ प्रैक्टिस करनी है लगा लगा करके, ठीक। जैसे यहाँ पर लिखा है क अ, ख में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये वर्णों को जिनको लिखना नहीं आता उन लोगों के लिए पेज है। अब संस्कृत में क्या है, कुछ एक जैसे लिखे जाते हैं, ध्यान से देखिए, घ और ये वाला क्या है? ध। जिनमें सिमिलैरिटी है, तो संस्कृत में ये दोनों ध्यान दीजिए, ये ऐसा लिखा जाता है लाइन के साथ में, उसको बोलते हैं घ,
और जो लाइन काट के लिखा जाता है उसको बोलते हैं ध। ठीक, ऐसे ही च और ज दोनों में अंतर याद रखिए, च और ज, बाकी तो आपको पता ही है। और ये ट और ये ढ़, ये टा में देखिए लाइन इतनी आती है और ढ़ में थोड़ा और घूम जाती है, तो ये ट और ये है ढ़। ब मतलब बलराम, बलदेव, बल बोलते हैं ना, बल बलदेव बलराम जी, तो बा से बलराम और वा से विष्णु। तो वा वाला जो है, मैं ये लाइन नहीं खींचे बीच में, देखिए ठीक है, गोले में, तो ब और वा इनमें अंतर है। बंगाल के लोग इसमें गलती कर देते हैं, वा को वो लोग बा लिखते हैं, विष्णु को विष्णु लिखते हैं, तो दैट इज रॉन्ग। ओके, माँ और भा में अंतर देखिए, माँ में लाइन रहेगी, भा में नहीं रहेगी, ठीक है, कटी रहेगी। देखिए पा इस प्रकार से बनता है, सिमिलर देख लीजिए, थोड़ा बड़ा कर करके आप देख सकते हैं अपने मोबाइल से। पा और या में अंतर देखिए। इसी प्रकार से अंग और ड, ये जो है अंगा है, जैसे पतंग है ना, अंग, गंगा। सो इसी प्रकार से ये है ड, ये है अंगा, जैसे अंग, गंगा, और ये है डमरू, डा से डमरू, ये डा वाला है, ठीक है। और इसी प्रकार से या और था में किस प्रकार से बनता है, ये अंतर आपको ऑलरेडी आई नो यू नो, उसके बाद भी आपको थोड़ा सा यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया, इस पेज में बहुत सारे दिए गए हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको संस्कृत के श्लोक पढ़ने हैं और संस्कृत पढ़नी है उन लोगों के लिए काम की बात आई। अब 5 मिनट और ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ लिखा है आधा क और श, और आधा का और श मिलकर के बनता है क्ष। तो का प्रोनाउंसिएशन प्लेस क्या है, थ्रोट, और शा का प्रोनाउंसिएशन प्लेस क्या है, मूर्धा, मतलब हमारे ऊपर वाली जो छत है मुंह में, वहां जीभ टच करना है, तो तभी सही प्रोनाउंसिएशन होगा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, क्षत्रिय, लेकिन लोग इसको पढ़ने में गलती करते हैं, लोग क्या पढ़ते हैं इसको क्षत्रिय, क्षत्रिय इसको बोला जाता है, ये वाला जो होता है ना इसको बोलते हैं क्षत्रिय, लेकिन एक्चुअल में ये है क्षत्रिय, छ, ये पैलेट से निकलता है छ, लेकिन हमको क्या पढ़ना है, क्षत्रिय, आधा क, क्षत्रिय, क्ष 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 क्ष, ऐसा क्षत्रिय, अक्षर, आधा का और ये वाला शा, शा कहां से निकलता है, थोड़ा अपनी जीभ को अपने मुंह के ऊपर वाले हिस्से में टच करना है, वहां से शा निकलेगा, तो दोनों का जो जोड़ है उसको बोलते हैं शा, ठीक है। ऐसे ही त्रा कहां से निकलेगा, त्र, आधा त और र मिलकर के बनते हैं त्र, ठीक है। ये त्रा कैसे बनता है, हाफ ता एंड रा मिलकर के बनते हैं त, त्र, ठीक है। पवित्र इत्यादि शब्द बनते हैं ना, पवित्र, तो ये आपको ध्यान रखना है, त्र। इसी प्रकार से ये पूरी इंडिया गलत बोलती है इस वर्ण को, जा, आधा जा और ञ मिलकर के क्या बनता है, ज्या, ठीक है। हम गलती क्या करते हैं, ध्यान समझिए, अभी मैं आपको इसको गलती क्या करते हैं, देखो ये लिखा हुआ है ज्या, लेकिन हम लोग इसको कैसा बोलते हैं, हिंदी वाले लोग, हम लोग इसको बोलते हैं ज्ञानी, ये है ना, ऐसा लिखते हैं ना, ये जो है ऐसा लिख करके, ये तो लिखा है ज्ञानी, ये लिखा है ज्या, ठीक है। जैसे ज्ञान होता है ना, ज्ञान, एक्चुअली इसको क्या पढ़ना चाहिए, ज्ञान। क्यों ज्ञान पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो आधा ज और ञ ये मिलकर के बना है, तो जा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं हम। और हिंदी वाले हम लोग क्या पढ़ते हैं इसको, हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, ये आधा गा और या ऐसा बनाते हैं और पढ़ते हैं ज्ञान, है ना। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, हम हिंदी वाले लोग ऐसा पढ़ते हैं, इसको लिखते ऐसा है, लिखते हम ऐसा है ये वाला, और पढ़ते हम ज्ञान है ये वाला। अरे ज्ञा मतलब आधा गा, हाफ गा, सो यदि हम गा बोलेंगे तो हमको ज्ञा, ये है ज्या, क्या है ज्या, इसलिए इसको कैसा पढ़ना चाहिए, ज्या करके, या ज्या। सब लोग इसको यज्ञ बोलते हैं, करेक्ट। जितने भी लोग हिंदी जानने वाले हैं वो लोग कैसा बोलते हैं,
वो इसको यज्ञ ऐसा लिखते ऐसा नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है, यज्ञ। और वो लोग लिखते कैसे हैं, वो लिखते ऐसे ही हैं ये लिखते ये वाला है, लास्ट वाला लिखते इसको हैं और पढ़ते इसको हैं, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये ज्या है, ये ज्ञा नहीं है। ज्ञा इसको बोलते हैं, ज्ञा किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ज्ञा। ये क्या है, ज्या है। तो इसलिए आज से आप लोग समझिए क्या लिखा है, यज्ञ। आधा जा और ज्ञा मिलकर के ये ज्या बनता है, यज्ञ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यज्ञ और यज्ञ। तो ये यज्ञ बोलना एब्सोल्युटली रॉन्ग है। क्लियर? तो यज्ञ नहीं बोलना है, क्या बोलना है, यज्ञ। कुछ लोग इसको ऐसा बोलते हैं, यज्ञ। यज्ञ गुजरात में और कई जगह यज्ञ बोलते हैं, तो यज्ञ बोलना भी गलत है, यज्ञ नहीं बोलना है, ये क्या है, यज्ञ है। ठीक, इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे सिलेबल संस्कृत में होते हैं जिनको गलतियों से हम लोग न जानने के कारण से ऐसा करते हैं। क्लियर है? सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? संस्कृत में और भी वर्ण हैं जिनको हम कवर करेंगे। तो आप ये इन शब्दों को प्रैक्टिस करिए। इनके जैसे और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे मैं आपको अभी 1 मिनट में बता रहा हूं। आपकी स्क्रीन में देखिए, ये देखिए, अभी आपको स्वर मिश्रित वर्ण भी होते हैं, स्वर जिसमें मिले रहते हैं। जैसे अ ई तो ए बनता है, तो जैसे गण प्लस ईश तो क्या बन गया, गणेश। तो स्वर स्वर मिले हुए हैं इसमें, है ना। पुरुषोत्तम तो कैसे बनता है, अ और उ मिलकर के ओ हो गए, तो इनको मिश्रित स्वर बोलते हैं। और कुछ मिश्रित स्वर व्यंजन भी होते हैं, जैसे मैं बताया ना, जैसे किसी का नाम है पूजा, तो पा में उ मिला है तो व्यंजन और स्वर मिला है तो बन गया पू। जा में आ मिला है तो क्या बन गया, जा। तो उनको बोलते स्वर मिश्रित। तो और व्यंजन मिश्रित कुछ होते हैं, जैसे हमने अभी चर्चा किया, जैसे ये होता है आधा द और या, इसको क्या बोलते हैं, द्या। द्या बोलना है, ध्या नहीं बोलना है, DH नहीं बोलना है। ठीक है, इसको बोलते हैं द्या। ये संस्कृत में ऐसा बन के आता है, मतलब यदि हम ऐसा लिखेंगे तो कई बार ऐसा लिख के आएगा आपको, सॉरी ये फॉन्ट ही ऐसा है, इसको दूर दूर लिखता हूं, ये ऐसा भी आ सकता है आपके पास में। ठीक, तो द्या भी आ सकता है ऐसा वाला। तो लेकिन एक्चुअली कैसे पढ़ना है इसको, विद्या, विद्या है। अद्य, अद्य मतलब टुडे, संस्कृत में अद्य मतलब होता है आज, टुडे। तो ज्या वाला तो आपने पढ़ लिया, आधा जा और इया, उसमें आ मिला तो क्या बन गया, ज्या। ज्या मतलब ज्ञान। तो ज्ञान सुना ना, नॉलेज को बोलते हैं ज्ञान। ज्ञान नहीं पढ़ना है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर इसको नहीं पढ़ना है, ये गलत है। हम लोग लिखते पहला वाला है ज्ञान और पढ़ते हैं ज्ञान, ये गलत है। यज्ञ, ये जो पीले में है ये सही है, यज्ञ। लिखते हम यज्ञ हैं और पढ़ते क्या है, यज्ञ, ये लास्ट जो ब्रैकेट के अंदर है। कुछ लोग यज्ञ पढ़ते हैं, गलत है। कुछ वर्ण होते हैं संस्कृत में, जैसे ब्रह्म, ब्रह्म, पर ब्रह्म भगवान को बोलते हैं ना, ब्रह्म, गॉड, सुप्रीम गॉड को क्या बोलते हैं, ब्रह्म। तो आधा हा और मां मिलकर के ऐसा अक्षर बनता है, हम, ये हम ऐसा बनता है। तो ये ब्रह्म, जैसे भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ब्रह्मार परम ब्रह्म हविहि, तो ब्रह्म शब्द को कई बार यूज किया है 4.24 में। तो इसको कैसे पढ़ना है, ब्रह्म, ये हा में मां जुड़ गया तो बन गया ब्रह्म। ये लिखने का तरीका देखो, आप ध्यान से देखेंगे तो हा में मां को जोड़ दिया। इसी प्रकार से प्रहलाद, हा और रा मिलकर क्या बन गया, रा। तो ऐसा लिखते हैं इसको, रा, रा मतलब प्रहलाद। प्रहलाद किसका नाम है, प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु के बेटे हैं, भगवान नरसिंह के भक्त। तो प्रहलाद मतलब आनंद देने वाला, है ना। तो उसको संस्कृत में
ह्राद भी बोलते हैं। संस्कृत में एक्चुअली प्रहलाद भी बोलते हैं और प्रहराद भी बोलते हैं। एक्चुअली क्या है, संस्कृत में रा और ला में भेद नहीं होता है, डिफरेंस नहीं होता है। चक्कर ये है, संस्कृत में रा और ला में डिफरेंस नहीं होता है। जैसे आपने पता होगा, आपने सुना ना भगवान श्री कृष्ण की रास लीला, तो रास में क्या हुआ, डांस हुआ, तो रास मतलब डांस। तो एक्चुअली संस्कृत का जो रास शब्द है ना, रास मतलब रा और डा में भी भेद नहीं होता है और रा और ला में भी भेद नहीं होता है। भेद मतलब डिफरेंस। इसलिए जो तोतले बच्चे होते हैं जो ऐसे बोलते हैं हले लाम 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 हले हले, ऐसा करके, तो राम को लाम बोलते हैं जो बच्चे बोल नहीं पाते। तो रा और ला में बहुत सिमिलैरिटी होती है ना। ऐसी संस्कृत में रा एंड डा में सिमिलैरिटी मानी गई है। रास को डास भी बोलते हैं। तो रा और डा दोनों अलग अलग हैं, लेकिन संस्कृत में रा के स्थान पर डा भी हो सकता है। तो इसीलिए रास शब्द से ही संस्कृत में बना, इंग्लिश में बना डैश, डास से बन गया डांस। समझ में आया। तो जो डांस बनता है ना, डांस डांस जो भी बोले, तो मैंने डांस लिखा है, तो डांस प्रोनाउंसिएशन है। तो रास से क्या बना, डास, डास से क्या बन गया, डांस, और डांस को डांस जो भी पढ़े आप, तो ये भी नाचना ही है। रास लीला में भगवान ने भी तो नृत्य ही किया, तो वही का कॉन्सेप्ट डांस में बन गया। तो संस्कृत में किस में अंतर नहीं होता है, रा और ला। भागवत में लिखा है प्रहराद भी और प्रहलाद भी, दोनों सही है। मतलब आप प्रहराद भी बोल सकते हैं, और ये देखिए प्रहलाद, ला ऐसा लिखा है। हा के अंदर क्या बना हुआ है, इसके अंदर ध्यान से देखिए, ये हा भी बना है और उसके अंदर ला भी बना है ना। तो ये देखिए, ये वाला ला बीच में, तो इस पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ला अंदर बना, तो प्रहलाद, हलाद, इस प्रकार से। तो और भी शब्द होते हैं, फटाफट कवर कर लेते हैं आज का, फिर कल से हम नया स्टार्ट कर देंगे प्रोग्राम। हा और वा मिलकर क्या बनता है, हव। तो गहवर, गहवर मतलब गहरा, डीप। ठीक, तो ये हा को वा को अंदर लिखा जाता है, गहवर। और हृदय, हृदय पता है ना, हार्ट। तो इंग्लिश में जो हार्ट शब्द है वो संस्कृत के हृत शब्द से बना है। संस्कृत में हृत भी बोलते हैं और हृदय भी बोलते हैं, और वो हृत को या बड़ा करेंगे तो क्या बन जाएगा, हार्ट। ता को दा को है ना। तो इंग्लिश में जो हार्ट शब्द बना है वो हृत से बना है। तो हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, हृत या हृदयम। तो कैसे पढ़ेंगे, ये र की मात्रा को देखो कैसा लिखा है अंदर घुमा करके, हृदयम। आपको ऐसा नहीं लिखना है, कई लोग इसको ऐसा लिखते हैं, गलत लिखते हैं। कि जैसे मान लीजिए ये हा बनाया, ये हा बना करके, और यदि जिसने मात्रा को यदि यहां से लगाया ऐसा, तो गलत हो जाएगा वो। ये रॉन्ग है। ये जैसा यहाँ लिखा है यही सही, अच्छा फॉन्ट है, ये फॉन्ट भी अच्छा लग रहा है, देखने में भी अच्छा है। ठीक है। सो ये हृदयम, हृदय, हृदय ऐसा बोलना है इसको। इसी प्रकार से हा में या कैसे जोड़ता है, ये देखिए, ह्यः, हा में या जोड़ा हुआ है, आधा हा, और या में जोड़ा तो ह्यः। ह्यः का मतलब होता है बीता हुआ कल, यस्टरडे को बोलते हैं संस्कृत में ह्यः। ठीक। और मह्यम, मह्यम मतलब मेरे लिए। खैर ये तो आपको समझ में आ जाएगा। और रेफ, जिसे लिखा हुआ है कात्सेना, हमेशा जो रेफ होता है, जितने भी कॉन्सोनेंट्स होंगे उनके बाद ही उसको पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर लगा है ना, तो हमको इसके बाद ही पढ़ लेना। जैसे लिखा है का, आ और रा यहाँ आया है, तो हमको यहीं पढ़ लेना है, कार कात्सेना, कात्सेना। तो रेफ जो ऊपर लगाते हैं ना, इसको पहले ही पढ़ ली जाती है। ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब हम लोग बाकी कल करेंगे जितना बचा हुआ है। और बचा कुछ भी नहीं है, प्रोनाउंसिएशन के सारे नियम बता दिए। ये पेज भी आपको मैं भेज दूंगा, और आप इस पेज में ऐसे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। ठीक है। अभी मुझे बताओ कि किसको समझ में क्या नहीं आया, फटाफट क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके बाद इसको पूर्ण कर देते हैं सेशन को। यस, तन्मय समझ में आ गया, तेजस, प्रेक्षा, क्लियर? तेजस इज रेजिंग हिज हैंड। यस तेजस, वेट, बोलो तेजस।
सर आप सर आपकी आधे घंटे के लिए आवाज नहीं आ रही थी। आप मोबाइल को छेड़ा मत करो, जैसा स्टार्ट करते हो ना स्टार्टिंग में वैसे ही यूज करो। बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल को छेड़ने लगते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ दब जाता है। ठीक, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू लिसन अगेन। सर मैं ठीक है, लैपटॉप पे हूँ। लैपटॉप में हो तो उसमें भी कुछ कर दिए होगे। नहीं सर। ओके, आप दोबारा सुनना अभी, अब तो रिपीट नहीं हो सकती ना क्लास। यस नायरा जी बोलिए। सपना जी। सर जी वो आपने लास्ट में जो सिखाया अभी, ये हाँ कार्त सरयन, हाँ मतलब वो हाँ। जो ये जो प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत डिफिकल्ट लगा। प्लीज ये थोड़े 3-4 व्यंजन जो आपने लास्ट में सिखाए वो प्लीज रिपीट करेंगे। अच्छा अच्छा। देखिए, ये अभी मैं इसको कल फिर से करूंगा, डोंट वरी, थोड़ा सा जो बचा है और फिर भी आप आपने अभी जो शीट्स अभी आप दिखा रहे हैं हमको, क्या वो आप हमें फॉरवर्ड करने हाँ वाले हो हाँ जिसमें से हाँ आपने हाँ, सिखाया है? यस सब अच्छा, कुछ देंगे, उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस भी करना है ना सबको, इसलिए। ओके तो ओके। जैसे ये जो रेफ होती है ना सपना जी, ये जो हाँ रेफ, जी। तो हाँ ये रेफ हमेशा तब बोली जाएगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है कार्य, हाँ। तो कार्य शब्द को तो आप इजीली बोल देंगे कार्य को, क्योंकि ये ओके तुरंत वो है, जैसे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, देखिए कार्य, तो ये राग ऊपर चढ़ गया है ना, ये रा ऊपर चला गया। और राइट। अब यहाँ पर रा जो है कितने बीच में ये जो बिना वॉवल वाले जो कॉन्सोनेंट्स यदि आ गए, जैसे यहाँ ता आया, फिर सा आया, फिर या आया, हाँ। तो हमको उस रेफ को ना पहले ही पढ़ लेना है। ठीक है, ओके यदि कोई वॉवल होगा तो ऑलरेडी पहले ही बाद में पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कार्सेना, क्या पढ़ेंगे, सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? कार्तेन। कारते नहीं, कार्सेना। कार, इसको फॉलो करिए, जैसा लिखा ना ऐसा फॉलो होगा। कार्त सयन एन। ये सब आधे हैं, ता आधा है, सा आधा है, रा तो ऊपर चला जाएगा या के। ठीक है, हाँ हाँ सो हाँ हाँ। ये हो जाएगा कार्सियना, और ए चला जाएगा इसमें। चलो मैं ये को रा को यहाँ से हटा देता हूँ मान लो, लेकिन आपको एस फॉलो करना है, कार्सियना, या में ए चला तेन। जाएगा ना, ओके, या कार्तेन। कारते नहीं, कार्सियना, कार्चियन। ये कार सा भी है ना, सिए सिए, सिए। तो क्या, ओके। हाँ कार्सियना। कार्सियन। हाँ, इंग्लिश में यदि हम इसको कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे के, मैं इंग्लिश में बता देता हूँ आपको, जल्दी पकड़ में आ जाएगा, है ना। मान ओके। लीजिए इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे तो के ए डबल ए कर देते हैं, कार, फिर ये टी लिखेंगे, फिर हमने कार, कार। क्योंकि कोई वॉवल है ही नहीं है, कार सियना। अब समझ में आया? हाँ, कार्सियन। कार सियना, सियन। आप यहाँ तक ऐसे पढ़िए, आदत थोड़ा, कार ता में आ नहीं बोलना है, लेकिन ओके। तुरंत कार्ड। इमीडिएटली आप कार्सियना। ओके, कार्सियन। हाँ, और थोड़ा ता और सा के बीच में गैप मत रखिए, कार्सियना, कार्सियन। कार्सियना। कार्सियन। तो ऐसे शब्दों को ऐसा पढ़ना है कि मतलब जब रेफ लगी हो और बीच में कोई वॉवल्स ना हो और हाँ। केवल व्यंजन हो, यहाँ पर 10 व्यंजन भी क्यों ना बीच में डाल दें, तब पर भी रेफ पहले ही पढ़ ली जाएगी। समझ में आया? जहां हाँ, इस प्रकार से। ठीक है ठीक। हाँ, समझ में आया। और क्या आप बोल रही थी, ये कस्मिंश्चित, ये तो कस्मिंश्चित लिखा हुआ है एक्चुअली, कस्मिंश्चित। ये जो आप जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो ना, वो हम्म। आप इंग्लिश में भी थोड़ा ट्रांसलेट कर दीजिए तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इजी हो जाएगा हमारे लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जैसे ये क्या है, ये एक्चुअली इंग्लिश में नहीं होता, पूरा पूरा लिख नहीं सकता मैं, वो जो हम नाक से बोल रहे हैं ना, हमको हाँ माँ और ना ही लिखना पड़ेगा। मैं बताया ना स्टार्टिंग में हाँ जी। कि जो जैसे अनुस्वार है, जैसे तो अनुस्वार को हम क्या लिखेंगे, ना, और नहीं तो फिर माँ। तो कस्मिन, चलिए मैं फिर भी लिखता हूँ, कस्मिन, कस्मिंश्चित, हम लोग यहाँ वाले हैं ना यूपी, तो यहाँ तो ये लिखा है कस्मिंश्चित, और साउथ इंडिया होंगे तो यहाँ पर ये एम बोल देंगे वो लोग, कस्मिंश्चित। लेकिन कस्मिंश्चित, अब ना तो ये ना है ना तो माँ है, बस नाक का प्रयोग करना है, बस ये समझिए, कस्मिंश्चित। ठीक है, हाँ, तो ये कस्मिंश्चित मतलब किसी में, किसी गांव में ऐसे बोलने के लिए, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, उसके लिए है। सो आपको ये तो पेज आपको हम दे देंगे सारे,
तो कहाँ कहाँ कैसे लिखते हैं ये शब्दों का प्रयोग आप देख लीजिए। ठीक है। यस, एक मिनट एक ओके। सो अभी आप सबको समझ में आ गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा, सबको समझ में आया? पूजा जी, सपना जी, अच्छा। का ये एक जन पूछ रहे हैं कि का उर्वी जी क्या बोल रही हैं, और जयवल जी आप बताइए क्या बोल रहे हैं। प्रभु जी, हम्म। वो प्रहलाद का जो लिखा था ना, उसको हम ऐसे क्यों प्रहलाद भी बोल सकते हैं और प्रहलाद भी बोल सकते हैं? प्रहराद, प्रहराद और प्रहलाद ये लिखा हुआ है। हाँ, तो वो ठीक है। दोनों तरीके से बोल सकते हैं उसको। दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि मैं बताया ना संस्कृत में रा और ला में भेद नहीं होता है। ठीक है। ओके, तो ओके, इसलिए भागवत आप पढ़ेंगे तो 6th कैंटो में प्रहराद भी लिखा है और 7th में, और कई जगह पर प्रहलाद भी लिखा है। ठीक है। तो तो इस प्रहलाद लिखा है? दोनों का अर्थ एक ही है, मीनिंग एक ही है। ठीक है, लिख, मीनिंग एक। लिखना ऐसे ही है आपने जो लिखा है, जहाँ कर्सर है। हाँ, ऐसा बना सकती हैं आप, इसको बना सकती हैं तो ऐसा ही बना सकती हैं। ये तो कंप्यूटर में बनाया गया है तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा लिखने में सुंदर भी लग रहा है ना, थोड़ा उसको अंदर डाल दिया ला को। ये लिखने में थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, नहीं 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 नहीं, हा को बनाइए। ओके, आपको हा को बना करके वो अंदर जो गोला रहेगा हा का, उसी में ला घुमा दीजिए बस, छोटा सा। और ऊपर जो आपने ऊपर की लाइन में लिखा है, वो क्या लिखा है? प्र और फिर लिखा है वो प्रहराद, ये, हाँ, ये, हाँ, ये हाँ, प्रहराद, प्रहराद। प्रहराद। ओके, वैसे हाँ भी लिख सकते हैं। हाँ, प्रहराद भी लिख सकते हैं, लिखा हुआ है इसलिए रा ला में भेद नहीं, इसलिए आचार्यों ने ऐसा लिखा है। ठीक, दोनों प्रकार का होता है। ओके, ओके ओके, ठीक है। तो उर्वी जी का हो गया, और जयवाल क्या बोल रहे हो, बताओ बेटा। और मैं ये कह रहा था कि मैं ट्यूसडे संस्कृत की क्लास नहीं अटेंड कर सकता। ठीक है, आपके लिए हम कुछ व्यवस्था बना देंगे, हैं? ठीक है, ओके। लेकिन अभी एक बात बताओ, आपको ये सारा समझ में आया कि नहीं? आया। अभी मैं पूछूंगा, अभी क्विज दूंगा अभी सबको, तो आना चाहिए। एंड ये कुछ पूछ रहे हैं कि का से एग्जाम्पल कौन सा है, कैन यू रिपीट दिस। आपको मैं ऑन कर रहा हूं, अनम्यूट कर रहा हूं, आप बोलिए का से आप क्या एग्जाम्पल बोल रहे हैं। यस प्लीज, अनुष्का देवी, अनुष्का। अनुष्का देवी बोलिए। हाँ जी, I don't understand the ka, whole ka and the half ka. Can you अच्छा, give a word? this अच्छा, wait, understood. And actually, you know, you are telling this ka, okay? Yes. Actually, this is half ka without vowel. Actually, we cannot pronounce any consonant without vowel. Okay? We cannot pronounce any consonant without help of vowels. ठीक? So यदि हम इसमें का में आ ऐड करेंगे, मतलब आ, ये अभी हाफ है, यदि मैं इसमें आ ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा का। अब मैं इसको बोल पा रहा हूं, लेकिन मैं अभी इसको भी बोल लेता हूं, का कह देता हूं आ लगा करके, लेकिन एक्चुअल में मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसे कह बताते समय कर देता हूं, लेकिन ये करने लायक नहीं है। जब आ जोड़ देंगे तभी हम इसको कर सकते हैं। तो ये बन गया का, नाउ यू कैन प्रोनाउंस। सो अंडर दिस हलंत, ये जो नीचे वाली लाइन है, इसका मतलब होता है ये जो सिलेबल है, अल्फाबेट है, वर्ण है, ये हाफ है, हाफ का बताता है ये कि हाफ वर्ण है। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, यदि इसी का में यदि आपने ई लगा दिया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा की। समझ में आया? ये ऐसा बन जाएगा की। तो अब वो मैं भेजूंगा चार्ट आपको आज प्रैक्टिस के लिए, तो आप करिए। समझ क्लियर है ना आपको ये चीज? हाँ हाँ, अब समझ में आ गया। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज लंबा समय ले लिया आप लोगों का, है ना, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप लोग सीखिए। ठीक, चलिए, हरे कृष्णा। ओके, वेट, ठीक है।